हो गया। चलिए, टाइम चल रहा है ना उसमें? हाँ तो चल रहा है फिर। अरे रेड कलर का कहीं दिख रहा होगा। चलिए भाई, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था विरोधी या प्रतिजीविता या एलिलोपैथी। यहाँ तक हो गया था, विरोधी, प्रतिजीविता या एलिलोपैथी। इसमें किसी को कोई समस्या? विरोधी, एलिलोपैथी या प्रतिजीविता, थोड़ा सा बताएंगे क्या होता है इसमें? विरोधी, एलिलोपैथी और प्रतिजीविता में कुछ बताइए। पिछली क्लास में पढ़ा है ना हम लोगों ने। क्या होता है? एग्जाम्पल में कुछ लिखवाए नहीं थे? क्या लिखवाए थे? परिभाषा भी तो लिखवाए होंगे। क्या लिखवाए थे परिभाषा? सुनिए, हमने यही बोला था कि कभी कभी जीवधारियों के शरीर में, इधर ध्यान दीजिए, हेलो, कभी कभी जीवधारियों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के दौरान, जैसे हम अपने शरीर के अंदर जैविक क्रियाएं संपन्न करते हैं ना, तो उन्हीं जैविक क्रियाओं के दौरान कुछ ऐसे रसायनों का निर्माण होता है, वे रसायन किसी दूसरी जीवधारी के लिए क्या हो सकते हैं? हानिकारक। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, हम पाचन करते हैं, हम उत्सर्जन करते हैं, हम जनन करते हैं, हम गमन करते हैं, यह सब हमारे अंदर की एक जैविक क्रिया है। इस जैविक क्रिया के दौरान कहीं न कहीं हमारे शरीर के अंदर कुछ विशेष प्रकार के रसायनों का क्या होता है? निर्माण। और वही रसायन किसी दूसरी जाति या प्रजाति या जीवधारी के लिए क्या हो सकता है? हानिकारक। होता है कि नहीं होता है? अर्थात अगर किसी एक जीवधारी के शरीर में जैविक क्रिया के दौरान कुछ रसायनों का निर्माण होता है और वे रसायन किसी दूसरी जीवधारी के लिए हानिकारक होता है ना, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? विरोधी या एलिलोपैथी। जिसमें हमने एग्जाम्पल क्या दिया था? कौन सा पौधा? अगर अखरोट के पौधे को टमाटर के पौधे के पास लगाएंगे तो टमाटर का पौधे का विकास नहीं होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि अखरोट के अंदर जब जैविक क्रिया संपन्न होगी तो उसके शरीर में से कुछ न कुछ ऐसे रसायनों का श्रवण होगा और वे रसायन टमाटर के पौधे को, यानी उसके विकास या वृद्धि को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। क्लियर है? आज हम लोग पढ़ेंगे परजीविता। क्या पढ़ेंगे? परजीविता। तो कहीं ना कहीं आप लोग परजीवी का नाम सुने होंगे। क्या होता है परजीवी, बताइए? जो दूसरों जीवों पर क्या होता है? जैसे हाँ, पेड़ पौधों पर छोटे छोटे जो चिड़िया होती है वो घोंसला बनाकर रहती है, या हमारे शरीर पर, मानव के शरीर पर सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जिसे हम जू कहते हैं। पशु पक्षियों के शरीर पर भी छोटे छोटे सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं ना। तो कहीं ना कहीं एक जीव दूसरे जीव के ऊपर क्या है? आश्रित है कि नहीं है? अर्थात एक जीवधारी जब किसी दूसरे जीवधारी के शरीर के ऊपर आश्रित रहता है और उसके शरीर के ऊपर रहकर अपना जीवन यापन करता है। अगर जीव को हम अपने शरीर से अलग कर दें तो क्या वो अपना जीवन जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो कुछ देर के लिए हमारे शरीर पर रहते हैं और फिर उसके बाद हट जाते हैं। यानी कहने का मतलब जो परजीविता है, अच्छा परजीविता कहेंगे किसे? तो जब एक जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रहकर अपना जीवन यापन करेगा उसे क्या बोलेंगे? परजीवी। जो जीव किसी दूसरे जीव के ऊपर रहेगा उस जीव को क्या बोलेंगे? परजीवी। और उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? परजीविता। बात समझ में आई? यानी एक जीव जब किसी दूसरे जीव के ऊपर आश्रित रह रहा है और उसके शरीर के ऊपर रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? परजीवी। और उस प्रक्रिया को एक जीव जिस दूसरे जीव के ऊपर रह रहा है तो कहीं ना कहीं दोनों जीव के बीच में आपस में कोई ना कोई संबंध स्थापित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो संबंध स्थापित हो रहा है उस संबंध को क्या बोलेंगे? परजीविता। क्लियर? तो परजीविता कहते किसे हैं? तो जब एक जीव किसी दूसरे जीव के ऊपर आश्रित रहता है और दोनों जीवों के मध्य में कोई ना कोई संबंध स्थापित होता है, उसे क्या बोलते हैं? परजीविता। परजीविता होती कितने प्रकार की है? तो दो प्रकार की, एक आंशिक परजीविता और एक पूर्ण परजीविता। यानी ऐसी परजीविता
जिसमें एक जीव किसी दूसरे जीव के ऊपर कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए निर्भर रहता है, फिर उसके बाद एक निश्चित समय अंतराल के बाद वह उसके शरीर से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। तो जब एक जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रहता है और कुछ देर बाद उसके शरीर से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, इस प्रकार की परजीविता को क्या बोलेंगे, आंशिक परजीविता। वे जीव जो किसी दूसरे जीव के ऊपर हमेशा के लिए आश्रित रहते हैं, अगर वे उस जीवधारी से पृथक होंगे तो उनका जीवन व्यर्थ हो जाएगा और वे मारे जाएंगे। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो उस परजीविता को क्या बोलेंगे, पूर्ण परजीविता। बात समझ में आई? कंडीशन दोनों में क्या है कि एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर कर रहा है, लेकिन कंडीशन है कि एक जीव किसी दूसरे जीव के ऊपर कुछ समय के लिए ही रहता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, इसके बाद वह उसके शरीर से क्या हो जाता है, पृथक। अगर कुछ देर रहता है उसके बाद हट जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, आंशिक परजीविता, और हमेशा के लिए उसके ऊपर रहेगा पूर्ण परजीविता। ओके, लिखिए, बाप रे, लिखिए परजीविता, हेडिंग है परजीविता। लिखिएगा, जब एक जीवधारी किसी दूसरे जीव के ऊपर रहकर, जब एक जीवधारी किसी दूसरे जीवधारी के शरीर पर, जब एक जीवधारी किसी दूसरे जीवधारी के शरीर पर रहकर अपना जीवन यापन करता है। अब जाहिर सी बात है कि जब जीवन यापन करेगा तो उनके शरीर से ही पोषण, उत्सर्जन, जनन आदि क्रियाओं को क्या करेगा, संपन्न करेगा। अपना जीवन यापन करता है तो इस जीव को परजीवी, और इस प्रक्रिया को परजीविता कहते हैं। तो इस जीव को परजीवी और इस प्रक्रिया को परजीविता कहते हैं। ओके, जो जीव जिसके ऊपर आश्रित रहेगा उसे क्या बोलेंगे, परजीवी। जैसे मानव के शरीर पर जूं रहता है, बिस्तर में खटमल रहता है, पशु और पक्षियों के शरीर पर छोटे छोटे सूक्ष्मजीव रहते हैं। अगर आप देखे होंगे कभी गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली या किसी चिड़िया के ऊपर तो कोई ना कोई सूक्ष्मजीव रहता है। तो वह सूक्ष्मजीव जो किसी दूसरे जीव के ऊपर आश्रित रहता है उसे परजीवी और उस प्रक्रिया को परजीविता। पैराग्राफ चेंज। यह 2 प्रकार की होती है। क्या हुआ? यह 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, आंशिक परजीवी। हेडिंग बनाइएगा, आंशिक परजीवी। सवेरे सवेरे धान के खेत में हल जाओ तो फिर खुजली हो रही है। आंशिक परजीवी, अरे नहीं, 2-4 दिन बारिश हो रही थी ना तो थोड़ा बिगड़ गया था सिस्टम, तो बनाने के चक्कर में घुसना पड़ा। ना घुसेंगे तो फिर घरों में ना घुसने देंगे घर वाले। चलिए, आंशिक परजीवी, वे परजीवी जो अपने जीवन चक्र का कुछ, वे परजीवी जो अपने जीवन चक्र का मतलब अपने जीवन काल में, वे परजीवी जो अपने जीवन चक्र का कुछ ही भाग, जीवन चक्र का कुछ ही भाग
किसी दूसरे जीव ब्रैकेट में पोषक, किसी दूसरे जीव ब्रैकेट में पोषक, जाहिर सी बात है जिसके ऊपर रहेगा वो उसके लिए क्या है, पोषक है। किसी दूसरे जीव ब्रैकेट में पोषक, ब्रैकेट बंद, में व्यतीत करता है, में व्यतीत करता है, रहता है, आंशिक परजीवी कहलाता है, आंशिक परजीवी कहलाता है। जैसे जैसे ग्लोकीडम, ग्लोकीडम, अब यह क्या होता है, ग्लोकीडम लार्वा मछलियों के शरीर पर, मछली खाए हैं या पकड़े हैं तो फिसलती बहुत तेज़ है, अरे कौनो मछली पकड़ो फिसलेगी, उसके ऊपर एक सूक्ष्मजीव होता है, ये ग्लोकीडम का लार्वा, छोटे छोटे सूक्ष्मजीव होते हैं जो उसके शरीर पर चिपके रहते हैं। कभी कभी बड़ी बड़ी मछलियों का अगर आप देखे होंगे फिगर या टीवी वगैरह में, तो उनके गलफड़े में या जो होता है ना क्या बोलते हैं मगरमच्छ, उसके दांतों में भी कुछ छोटे छोटे सूक्ष्मजीव रहते हैं। जब मगरमच्छ किसी का शिकार करता है तो उसके दांतों के बीच में बहुत, उसके दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनके दांतों के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, उस गैप में एक सूक्ष्मजीव रहता है जो उसके शिकार के, मतलब जब मगरमच्छ किसी का शिकार करता है, खाता है, तो उसी भोजन से वह भी अपना जीवन यापन क्या कर लेते हैं, अर्थात मगरमच्छ के दांतों में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर मछलियों के शरीर पर एक ग्लोकीडम लार्वा उपस्थित रहता है और यह कुछ ही समय के लिए रहता है। जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, या जो मगरमच्छ के दांतों में जो सूक्ष्मजीव है, सपोज अगर धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, तब उसको वहाँ से निकल के जाना पड़ेगा, नहीं जाएगा तो वह एक दिन वो खुद क्या हो जाएगा, मारा जाएगा। लार्वा मतलब युग्मक नहीं, छोटा शिशु, जैसे हमारे मानव में शिशु होता है, तो कुछ जो सूक्ष्मजीव होते हैं जो एकदम जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, इनका जो बच्चा होता है, शिशु होता है, उसे लार्वा कहते हैं। हाँ, प्लाज्मोडियम में भी लार्वा आएगा। सूक्ष्मजीवी आप इसे भ्रूण से समझ सकते हैं, जैसे हमारे शरीर में भ्रूण रहता है, तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने भ्रूण का अपने शरीर के अंदर विकास नहीं करते हैं, बस अपने शरीर के अंदर उस भ्रूण का फॉर्मेशन कर देते हैं, फिर उस भ्रूण को अपने शरीर से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, धीरे धीरे वह विकसित हो जाता है। तो वे भ्रूण जो गर्भाशय में, या हम कह सकते हैं कि ऐसे भ्रूण का विकास जिनका विकास गर्भाशय में नहीं होता है, कहीं बाहर होता है वातावरण में, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, लार्वा। क्लियर? चलिए, तो क्या पढ़े हैं, आंशिक परजीविता हो गया, जैसे ग्लाइको क्या है, ग्लोकीडम लार्वा मछलियों पर उपस्थित रहता है, आंशिक परजीविता। क्लियर? अगली हेडिंग, चलो कम से कम यहाँ पंखा तो है। अगली हेडिंग है अस्थाई परजीवी, वही पूर्ण या अस्थाई, नहीं पूर्ण मतलब कंप्लीट हो जाएगा, अस्थाई मतलब हमेशा के लिए रहेगा, अस्थाई करिए, अस्थाई रहेगा, सही रहेगा, उस समझने में या बोलने में हो गया होगा। अरे स्लिप ऑफ टंग हो गया तो क्या करें, डिफिनीशन सही है ना। अस्थाई परजीवी लिखिएगा, वे परजीवी जो किसी दूसरे जीवधारी के शरीर पर, वे परजीवी जो किसी दूसरे जीवधारी के शरीर पर, जो किसी दूसरे जीवधारी के शरीर पर जीवन भर अस्थायी रूप से, जीवन भर अस्थायी रूप से उपस्थित रहते हैं, जीवन भर अस्थायी रूप से उपस्थित रहते हैं। ओके, अब कौन सा परजीवी जीवन भर अस्थायी रूप से उपस्थित रहता है भाई, जैसे बताइए।
ग्लाइकॉन का नाम सुने हैं? अरे शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध को क्या बोलते हैं? ग्लाइकॉन ही तो बोलते हैं। और जब शैवाल और कवक एक दूसरे के साथ रहते हैं ना तो जीवन भर रहते हैं, परमानेंट, जब तक जिएंगे साथ रहेंगे, मर जाएंगे परवाह नहीं, ठीक है। जब तक नहीं मिले तब तक तो अलग रहेंगे, ठीक है, लेकिन जब एक बार मिल गए तो हमेशा पूरे जीवन भर क्या रहेंगे? साथ रहेंगे। क्लियर? हाँ, तो कवक जैसे आंशिक रूप से थोड़ा रहता है। अगर आपको कोई कवक जनित बीमारी हो जाएगी तो आप उसका इलाज नहीं कराएंगे तो ज़रूरी थोड़ा कि आपके शरीर से वो अपने से हटेगा, आपको मार देगा जान से। तो वो आंशिक में नहीं आएगा, अस्थाई में आ जाएगा। कवक जनित बीमारियाँ होती है जैसे बारिश में ना होती है और रिंग बन जाता है, रिंग और में या दाद या खाज खुजली जो होता है वलन जैसा बन जाता है, वो कवक जनित बीमारी है। अभी इसमें आएगा ना, जैसे जैसे में लिख लीजिए ग्लाइकॉन। ना समझ में आए तो कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध, ये तो शायद हम लोग पढ़े ना, सहजीवी पीछे ही पढ़े थे। परीक्षा तो हमके देव के है, याद तो कुल हमके करे के है ना। वो भी करना पड़ता है समय आने पर। ऐसा नहीं शकल बना के बैठ जाएंगे ना, जब बोर्ड का पेपर हाथ में आएगा तो एकदम लगेगी मतलब पूरा खानदान साहब केहू है ना है। अगर वो समय कोई आदमी गलत भी बोले ना तो वो सही लगेगा, हाँ ये सही है, क्या है कि खुद तावत ना सामने वाला कुछ हो बोले वही का सही है। यही होता है 90% जहाँ पर कुछ भी होता है ना तो उसमें हर चीज़ 100% सही नहीं होती है। नहीं तो क्या पता कौन स्कूल में अगर पूरा 100 का 100 सही हो जाए तो पूरा स्कूल वो टॉप ना कर जाए, पूरा बच्चे ही उस स्कूल के कैंपस के टॉप कर जाएं। अगर ऐसा होता, हर सवाल का जवाब सही होता, तो जहाँ पर भी हो रहा है वहाँ की तो पूरे के पूरे कैंपस ही टॉप कर गया भैया, पूरा यूनिवर्सिटी टॉप कर दिए। क्लियर? चलिए पैराग्राफ चेंज। यह 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, अस्थाई परजीविता या अस्थाई परजीवी 2 प्रकार के होते हैं। अस्थाई परजीवी कितने प्रकार के? 2। कौन कौन से? नंबर 1 अंतः परजीवी। अंतः परजीवी, अंतः परजीवी का मतलब कुछ ऐसे परजीवी होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं और जब तक हमारा शरीर रहता है तब तक हमारे शरीर में रहते हैं। मतलब जब हम टीकाकरण करवाते हैं, जब एक बच्चा या नवजात शिशु उत्पन्न होता है ना, बच्चा पैदा होता है तो हम टीकाकरण करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? तो टीकाकरण के रूप में हम किसी सूक्ष्मजीव के लार्वा को, किसी सूक्ष्मजीव के अपशिष्ट को या डायरेक्टली उस सूक्ष्मजीव को ही अपने शरीर में क्या करवा लेते हैं? इंजेक्ट करवा लेते हैं, अंतःक्षिप्त करवा लेते हैं। और वह जीव हमारे शरीर में जाकर एक कोशिका अर्थात एक घर का क्या कर लेता है? निर्माण। और वह हमारे शरीर में रहकर किसी एक विशेष प्रकार के रोगाणु से हमारे शरीर को क्या करता है? बचाता है। जैसे हम जब पैदा हुए होंगे तो हमें पोलियो का टीका लगा होगा, हमें खसरा का टीका लगा होगा, हमें BCG का टीका लगा होगा, डिप्थीरिया, और क्या होता है BCG गलसुआ, और जी से क्या होता है पता नहीं, BCG करके बहुत सारे टीके लगे, टिटनस का टीका लगा। तो हमने टीका लगवाया ना, जब हमने उसका एक बार टीका लगवा लिया तो वह बीमारी हमें होने की संभावना 9 के बराबर है। एकदम से नहीं होगी हम यह नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हमने टीका लगवाया, जैसे हमने कोरोना का टीका लगवा लिया, पोलियो का टीका लगवा लिया, खसरा का टीका लगवा लिया, तो हम कहीं ना कहीं उस बीमारी से लड़ने वाली कोशिका का निर्माण अपने शरीर के अंदर क्या कर लिया। तो यह जो हम कोशिका अपने शरीर के अंदर बना रहे हैं, इस कोशिका को बनाने में किसी न किसी सूक्ष्मजीव का योगदान कर रहे हैं, मतलब किसी न किसी सूक्ष्मजीव का उपयोग कर रहे हैं। और वह सूक्ष्मजीव एक प्रकार का जीवधारी है जो हमारे शरीर में जाकर हमारे ही शरीर से पोषण प्राप्त करेगा और हमारे ही शरीर की क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। तो कहीं ना कहीं वह हमारे अस्थि मज्जा में है, बोन मैरो में है, और वहाँ पर जाके T या B लिम्फोसाइट का क्या कर रहा है? निर्माण। और वे कोशिकाएँ किसी भी रोगाणु से लड़ने के लिए हमारे शरीर को क्या करती हैं? शक्ति प्रदान करती हैं। बात समझ में आई?
तो कहीं ना कहीं हम टीकाकरण के रूप में सूक्ष्म जीवों को अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं। तो इस प्रकार के जो सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे ही शरीर की सुरक्षा करता है, उसके बदले में वह हमारे शरीर से पोषण प्राप्त करता है, हमारे ही शरीर में रहकर अपनी संख्या में वृद्धि करता है, जीवन यापन करता है। तो कहीं ना कहीं वह परजीवी हुआ कि नहीं हुआ? और कैसा हुआ? जो हमारे शरीर के अंदर है, अर्थात अंतः परजीवी हमेशा के लिए रहेगा। अगर हमने एक बार इसका क्या बोलते हैं जी, हेपेटाइटिस का टीका लगवा लिया। हेपेटाइटिस का टीका होता है ना, पीलिया का टीका। हेपेटाइटिस मतलब पीलिया का ही विकराल स्वरूप क्या कहलाता है? हेपेटाइटिस कहलाता है। आप हेपेटाइटिस का भी टीका एक बार लगवा लीजिए, आपको जीवन पर्यंत कभी लीवर की समस्या नहीं होगी। हेपेटाइटिस का टीका 3 स्टेज में लगता है, 1 महीने पर, 2 महीने पर, 3 महीने पर। अगर एक बार आपने हेपेटाइटिस का 3 डोज ले लिया ना, तो आपको आजीवन कभी लीवर की समस्या नहीं होगी, पीलिया तो नहीं होगी। हेपेटाइटिस का टीका आपका जो आशा महिला होती है ना गांव में, वह फ्री में लगाती हैं, ठीक है। जन बगल में वो है ना, क्या बोलते हैं जी, भाभी जी, उनके धाला एक दिन कहता कि हमके टीका लगावा नहीं तो उलाट देवे जन। अरे नेपाल का पतो हूँ, हाँ सबके गांव में है। हम खाली एक बार बोले कि अगर हमके पीलिया हो गई ना तो टांग दे तो के जखनिया में, अगर बात दौड़ल लगा दी, हमको छोड़ो पूरा खंदनिया को लगा दी। ये फ्री में आता है। अगर आप मार्केट में खरीदेंगे तो इसको कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपया देना पड़ेगा प्राइवेट हॉस्पिटल में। और आपके गांव में जो आशा होती हैं या एएनएम होती हैं, वे लोगों को मतलब सरकार कहती है कि आप फ्री में लगाइए, लेकिन वो करते क्या है ना कि सरकार तो दे देती है, ब्लॉक पर आ गया, बट गया, और बटने के बाद वो हॉस्पिटलों में बेच देती हैं। वो बेच देते हैं लोग पैसा कमाने के लिए। अब गांव देहात में जो लोग रहते हैं उनको पता ही नहीं है, यार तनी से 2 ठे पकौड़ा खा लिए लीवर ख़राब हो गया, 1 ठो लगन बीती ना कि लीवर ख़राब हो गया ना। तो पहले से सुई लगवा के फिट रहो, इसके बाद एक को पूरी और एक को निमंत्रण छूटना नहीं चाहिए। क्लियर? चलिए लिखिएगा नंबर 1, अंतः परजीवी। ए परजीवी परपोषी के शरीर में, ए परजीवी परपोषी के शरीर के अंदर रहते हैं। ए परजीवी परपोषी के शरीर के अंदर रहते हैं। परपोषी के शरीर के अंदर रहते हैं तथा इन्हें अपने जीवन चक्र की अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए एक दूसरे ब्रैकेट में पोषक, ब्रैकेट में पोषक ब्रैकेट बंद की आवश्यकता होती है, जैसे प्लाज्मोडियम मनुष्य की आरबीसी में रहता है। प्लाज्मोडियम कहाँ रहता है? मनुष्य की आरबीसी में रहता है। अब आरबीसी में क्या करता है? वही लाल रुधिर कणिकाओं में आरबीसी में रहता है। प्लाज्मोडियम मनुष्य की आरबीसी में रहता है। कामा एक और लिख लीजिए, गोल कृमि, फीता कृमि, गोल कृमि या फीता कृमि जंतुओं की आहार नाल में, गोल कृमि, फीता कृमि जंतुओं की आहार नाल में, गाय भैंस को ज़्यादा अगर चारा दे देते हैं, ज़्यादा चोकर चुन्नी और पराग खिला देंगे तो उसके पेट में कीड़ा पड़ जाएगा। सुने हैं कि नहीं? अगर उन्हें ज़्यादा अगर आप दाना डाल देते हैं, मतलब चोकर चुन्नी
जो भी है मटेरियल, अगर उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं तो उसके पेट में कीड़ों की संख्या बढ़ जाती है। तो कहाँ से, उसके पेट में बाहर से कीड़ा गया? नहीं, उसके आहार नाल में पहले से एक प्रकार का है। आप इतना तो जानते होंगे ना कि जो हमारे शरीर में या पशुओं के शरीर में एक प्रकार का जीवाणु रहता है जो उस भोज्य पदार्थ को अमोनिया में बदलता है। ऐसा कुछ सुने हैं ना, या कभी पढ़े होंगे। फिर उसके अमोनिया जब वो परिवर्तित कर लेता है, मतलब जैसे जो कोई भी पशु या जुगाली करने वाला पशु है, जब वो किसी भी भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है तो उसे पचाता है, तो उसके पाचन में अर्थात आहार नाल में वह जीवाणु पहले से अवेलेबल रहता है, और वही जीवाणु उसके अपशिष्ट में, गोबर में अमोनिया को क्या कर देता है? परिवर्तित। फिर उसी गोबर की सहायता से हम बायोगैस का क्या कर पाते हैं? निर्माण। गोबर गैस का निर्माण करते हैं कि नहीं करते हैं? तो डायरेक्ट हुआ तो नॉर्मली चारा खा रहा है, चोकर चुन्नी भूसा घास खा रहा है, लेकिन वो अमोनिया कहाँ से निकाल रहा है? अमोनिया निकाल रहा है, अर्थात उसके आहार नाल में क्या है? जीवाणु है। तो वह जीवाणु जो उसके आहार नाल में उपस्थित है उसे ही क्या बोलेंगे? अंतः परजीवी। अगर वह जीवाणु उसके आहार नाल में नहीं रहेगा तो क्या उस भोजन का पाचन वह कर पाएगा? नहीं करेगा। अर्थात उसके भोजन को पचाने में वह जीवाणु क्या है? मददगार है। क्या हुआ? चलिए अगली हेडिंग, बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी अब बाह्य परजीवी में क्या आएगा? हो वही आपके सर में जो जूं है, लीख है, किलनी है, और क्या होता है? जोंक। थोड़ा ज़्यादा देर के लिए जोंक थोड़ा रहता है। जोंक तो आंशिक परजीवी में आ जाएगा, कुछ देर के लिए रहता है। अरे गाय भैंस कुत्ता बिल्लियों के शरीर पर छोटे छोटे बहुत सारे सूक्ष्मजीव चिपके रहते हैं कि नहीं? आपके सर में भी है, सफ़ेद सफ़ेद है, काला काला है, 8 गोड़वा या 4 गोड़वा जिसे कहते हैं। अच्छा 12 गोड़वा, पकड़ के गिनी हो। क्लियर? ये सब क्या हैं? बाह्य परजीवी। लिखिए, ये परजीवी जंतु या पादपों के शरीर की सतह पर, ये परजीवी जंतु या पादपों के शरीर की सतह पर, जंतु या पादपों के शरीर की सतह पर चिपक कर पोषण प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं और जीवन पर्यंत बने रहते हैं। का टकलू हो जाएंगे तो नहीं रहेगा। तो फिर कभी जब हरियाली होगी इस वीरान जंगल में तो जंगली जानवर आ ही जाएंगे। माना कि एक बार जंगल उजड़ जाएगा तो कोई नहीं रहेगा, लेकिन फिर आबादी हरी भरी होगी ना, तो कहीं से न कहीं से कोई भुला भटक के आ ही जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? जैसे लिखिएगा, जैसे पिस्सू। पिस्सू का होता है उत्तक पिस्सू, टिस्सू नहीं, पिस्सू ना सुने हैं? बहुत मशहूर आदमी, थोड़ा नाम स्टाइलिश है। पिस्सू, कामाजू, कामा लीभ नहीं, लीच लिखा है। लीच, जिसे आप लोग लीक का कहते हैं ना सर में, लीच। लीच आपके सर में ही छोटा छोटा रहता है ना, सफ़ेद सफ़ेद, सर में नहीं रहता है। अभी आ रहा है, टाइम आ रहा है, बस 10-15 दिन में आ जाएगा। 15 दिन में आ जाएगा। अच्छा अच्छा, और का लीच हो गया आदि, कैसे आएगा सर? आप बोले अपने आप आ जाएगा। एक तो नहीबा ना, 4 दिन में 1 दिन नहीबा। और जितना साफ सफाई गर्मी में रह ले उतना साफ सफाई ठंडी में ना रही। पिस्सू मतलब लीक होता है, लीक। हाँ
लीच माने लीख। अरे यार, वो जो कुत्ते के ऊपर ना रहता है गोल गोल चपटा चपटा, हाँ अठाई का कहते हैं। कहीं से पकड़ के लाओ, दिखाएं इनको। हाँ किलनी जिसे कहते हैं, सही कह रहे हो, सही पकड़े। किलनी को पिस्सू कहते हैं ना, देखे हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि राह चलते कुत्ते को भी एक बार ध्यान से देख लेना चाहिए, क्या पता उससे कुछ देखने को या सीखने को मिल जाए। माना कि गली का आवारा कुत्ता है, लेकिन उससे भी कुछ देखने को मिल जाएगा या कुछ सीखने को मिल जाएगा। क्या पता उसके शरीर पर 2-4 ठो ऐसे किलनी मिलनी लटक रही हो। क्लियर? तो फाइनली लेसन खत्म। ए हेलो, लेसन गयो कैसे, मतलब खत्म तो खत्म, और कैसे? अरे अब वहीं में बहुत कुछ है, हद है यार। अभी में 2 लेसन है, अभी इसमें परितंत्र है और जैव विविधता और संरक्षण है। तो मानव रोग अब यहाँ पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, काहे कि हाई चीज़ पढ़ लिए तो अब परितंत्र पढ़ना जरूरी है। क्या हुआ, चल रहा है ना? अरे फिर से अलग से, ठीक है सेव कर लो। चलो चलिए अगला लेसन। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला लेसन, परितंत्र।